तो अभी तक मैंने जो बताया है आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, अभी नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं तो ध्यान से देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका समाज कार्य के इतिहास के बारे में, और जो संयुक्त राज्य समाज कार्य का इतिहास है इसमें मैंने बताया है कुछ युगों में जो है वर्गों के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ वर्ग मैंने प्रमुख रूप से 3 भी बताया है आप लोगों को, वो भी ध्यान रखेंगे। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का नाम याद रखेंगे अब प्रमुख में, एक सेटलमेंट हाउस मूवमेंट और एक बाल कल्याण को ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना, उसका मूवमेंट। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो दान काल भी है, स्थानीय सहायता काल भी है, राज्य सहायता काल है, अधीक्षण समन्वय प्रशिक्षण काल, अभी इन पर बात होने वाली है। युवकों के साथ समाज कार्य का काल है, आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के साथ कार्य करने का काल है, सामाजिक सुरक्षा और निर्धनता का काल ही होता है। तो मैंने सबसे पहले दान के बारे में बात किया आप लोगों से। अब दान क्या है ये आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। मैंने 17वीं शताब्दी में बताया भी था कि ये बेसिकली क्या था, अमेरिका वाले क्या करते थे, यूरोप और जो है यूके का ये कॉपी कर लेते थे। और अमेरिका में भी जब सबसे पहले जब समाज कार्य आया था तो वो दान काल के माध्यम से ही आया था। वहां पे बताया गया था भाई कि जैसे अतीत के अनुभवों के आधार पे जो बेकारी, जो गरीबी है, जो कामचोरी है, उसको एक पाप और अपराध माना जाता था, है ना। और अमेरिका में क्या हुआ उसके लिए यहाँ पर बताया भी गया था उस समय दान काल के दौरान में कि जो है चिकित्सा प्रोवाइड कराई जाती थी, तो शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार किया जाता था। साथ ही साथ कल्याण के लिए गरीब व्यक्तियों के लिए ये जो है एलिजाबेथन द्वारा कुछ कानून भी निर्माण किए गए थे दान काल के समय में, है ना। और फिर अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक आता स्थानीय सहायता काल। स्थानीय सहायता काल में मैंने आपसे क्या बताया, मैंने बताया बारकर एक नाम आता है ना, बारकर एक नाम आता है। जो बारकर नाम आता है वो 1999 में आता है। इन्होंने मील का पत्थर दिया था, इन्होंने मील का पत्थर दिया, तो समाज कल्याण तथा समाज कार्य के उद्भव के मूल चरणों पर इन्होंने प्रकाश डाला था। हालांकि अमेरिका में अगर हम बात करें तो स्कूल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स में प्रथम भाषण दिया गया, और फ्लोरिडा स्थित दी कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के पूर्व एक डी.एल. डाइने बर्नार्ड ने बीमार, दरिद्र, अनाथ, वृद्ध और निराश्रित प्रारंभ से ही हमारे साथ थे, और ज़रूरत पड़ने पर जो है इन्हें उनका उपचार किया जाता था और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार क्रियाविधि की जाती थी। तो ये बात उस समय की थी। तो फिर बर्नार्ड महोदय द्वारा जो है यहाँ पे जब मील का पत्थर बताया गया तो एक था 1624 था, और 1624 में वर्जीनिया कॉलोनी में अक्षम सैनिकों तथा नाविकों के लिए कानून स्थापित किए गए थे ये, और ये स्थानीय सहायता काल के दौरान में शामिल हो जाता है। दूसरी बात इसमें एक थी ये इम्पोर्टेंट कि जो 1642 है, 1642 में एलिजाबेथ ने निर्धन कानून पर प्रतिरूप विधान बनाया, और इसी प्रतिरूप विधान को प्लाई माउथ कॉलोनी कहते थे। क्या बोलते थे इसको? प्लाई माउथ कॉलोनी कहते थे इसको। तो नोट कर लीजिएगा, लागू किया गया था ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम लोगों से पेपर में आ जाता है कभी कभी कि बताइए अमेरिका में प्लाई माउथ कानून जो है कब लागू किया गया। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है हम लोगों से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो थर्ड एक और पॉइंट स्थानीय सहायता काल में हमें देखने को मिलता है, वो आता है 1650 का। 1650 में क्या हुआ कि जो बेरोजगार और जो पराश्रित व्यक्ति थे उन पर ध्यान देने हेतु एक प्रो प्रोटेट प्रोटेस्टेट प्रोटो प्रोटेस्टेट वर्क एथिक्स प्रसिद्ध हुआ था, एथिक्स प्रसिद्ध हुआ था। तो कभी कभी हमारे पेपर में ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि बताइए प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स किस वर्ष में लाया या किस वर्ष में प्रसिद्ध हुआ, और या तो पूछ ले ये किस लिए था। तो ये जो प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स है वो बेरोजगार या पराश्रित व्यक्तियों पर ध्यान देने के लिए था। ठीक है, तो ये 3 बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और इसमें आपको बता दूं एक नाम, जैसे कि मैंने बताया भैया कि न्यूयॉर्क में क्या नाम आता है, रेने। ठीक है, रेने सेल सर्विक ने भिक्षुक गृह सन 1657 में स्थापित किया था। ये एक नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए।
मैसाचुसेट्स का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही फेमस रहा है, सोशल वर्क में पूछा भी जा चुका है कई बार। मैसाचुसेट्स का नाम भी याद रखेंगे। और ये जो नाम है ना, ये गृह विहीन बच्चों के लिए है, ताकि उनकी देखभाल हो सके, है ना। तो ये बात हुई थी 1692 में, 1692 में। और इसी इसी समय मैसाचुसेट्स की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे गृह विहीन बच्चों के लिए इसी समय दास्ता इकरारनामा, क्या दास्ता इकरारनामा, ये आप ध्यान रखेंगे, दास्ता इकरारनामा लागू किया गया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार जरा मुझे स्थानीय सहायता काल के बारे में बताइए कि क्या आप सबको ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं, या मैं फिर से एक बार मोटा मोटा आपको बता दूं, बता दीजिए। हेलो, पता है ना। देखिए, अपने कॉपी पर आप ना केवल 60 नोट्स बनाए। अगर आप बना रहे हैं तो अच्छी, देखो एग्जाम ऐसे नहीं क्रैक होंगे। आप सोचो कि केवल मैं सुन लूं, सुन को पढ़ लूं, तो ये ऐसे नहीं होगा भाई। आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने कॉपी पेन साथ में रखें। पढ़ रहे हैं आप इस समय, एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब कॉपी पेन साथ में रखेंगे तो ऐसे वर्ष आप लिखते जाएंगे नीचे नीचे। जब वर्ष लिखते जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये तो यहाँ पे है, ये बात यहाँ पे, ये वहाँ पे है। बात समझ में आ रहा है? पहले वर्ष को आप लिखें, है ना। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यूजीसी नेट को अगर या जेआरएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो नोट्स आपको कर सकता है। आप सोचो कि पढ़ के कर ले तो इम्पॉसिबल है, ये बात आप लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए नोट्स बनाएं, तभी हो पाएगा कोई चीज क्लियर, है ना। चलिए, तो ये बात ध्यान रखेंगे जी। रास्ता इकरारनामा सर मैसाचुसेट्स में उसी को बुलाया जाता था। वो सर गृह विहीन बच्चों के लिए बनाया गया था, गृह विहीन बच्चों के लिए। अब गृह विहीन का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, जिनके पास घर वगैरह नहीं है, है ना, उन बच्चों के लिए था, है ना। तो मैसाचुसेट्स में वो दास्ता इकरारनामा लागू किया गया, मतलब उनके लिए नियम कानून जो है, कार्यक्रम वगैरह बनाए गए थे, है ना। उसी को बोला गया दास्ता इकरारनामा, है ना। और ये कोई अलग शब्द नहीं है कि दास्ता इकरारनामा, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं जो है समाज कार्य अमेरिका के बारे में, तो ये हमारे सामने देखने को मिलता है दास्ता इकरारनामा, है ना। ठीक है भाई, क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे। और हमारे सामने देखिए और भी चीजें आती हैं, ऐसे निर्धन जिन्हें स्थानीय सहायता तथा आवास की आवश्यकता, ठीक है, ये भी स्थानीय स्वशासन में ही हमें देखने को मिला। और स्थानीय देख सकते हैं आप लोग, स्थानीय सहायता काल वाली प्रक्रिया में ही ये देखने को मिला था। इसमें खासकर एलिजाबेथन निर्धन कानून को अपनाया गया था। ये खासकर आप लोग ध्यान रखेंगे, एलिजाबेथन वाला, है ना। और एलिजाबेथन की अगर मैं बात किया हूँ तो पता चले कि आप 1601 ना लगाएं यहाँ पर। मैं बात अमेरिका कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में अलग है, यूके में अलग है। अमेरिका की बात मैं कर रहा था तो दास्ता इकरारनामा के नाम से लागू किया है, ना कि मैं यूके की बात कर रहा हूँ। यूके में अलग तरीके से बताऊंगा आपको, 1601 वाला वो अलग है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में अस्थाई निर्धन है। इस प्रकार के निर्धन जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, उनके लिए भी रहने खाने और कपड़े की आवश्यकता थी, जो अमेरिकी कस्बों के द्वारा उनको दी जाती थी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट थी खासकर। हालांकि अप्लाइड प्रश्न जब आते हैं, पूछे जाते हैं, तब आप लोग यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, एड्स रिपोर्ट। एड्स रिपोर्ट में इन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया। अब जरा देखिए, ये एड्स रिपोर्ट है क्या क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक प्रत्येक काउंट्री में एक सेवा योजन गृह की स्थापना की गई, जिसमें बच्चों को शिक्षा और कृषि कार्य के लिए भूमि प्रदान की गई थी। और इन बच्चों को लिए स्कूल की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें भविष्य में इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये क्या था, ये ध्यान देने वाली बात है हम सब के लिए। ये जो था, ये एड्स रिपोर्ट जानते हैं क्या है, ये प्रस्तुत किया गया था, ये जानते हैं क्या है।
किसी को मालूम है कि देखिए, ये आपको मैं बता दूं, आपने विलियम बटलर एट्स का नाम सुना है? आपने विलियम, ठीक है, बटलर एट्स, एट्स, ये नाम है एक विद्वान का, है ना? अच्छा, मैंने आज एक और आप लोगों की वीडियो भी बना के दिया भी था। जैसे जैसे मानो उसका क्या नाम था, कौन सी रिपोर्ट आई थी, विलियम बेवरिज, विलियम बेवरिज की जो रिपोर्ट है वो हाँ, विलियम बेवरिज के नाम पे ही था। उसी तरीके से एक और विद्वान थे जिनका नाम था विलियम बटलर एट्स। इन्होंने भी हालांकि ये एक लिटरेचर थे, और इन्हें सन 1923 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, 1923 में, ठीक है, इनको दिया गया है। और इनकी भूमिका अगर हम बात करें आप लोगों से, तो विलियम बटलर एट्स की भूमिका जो है हमें देखने को मिलती है, और ये कहाँ मिलती है, अमेरिका में मिलती है, ठीक है। तो इन्हें जो है आयरिश सीनेट के लिए नियुक्त किया गया था, आयरिश सीनेट के लिए नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सीनेट वाला जो शब्द है ना, ये भी हम लोगों से पेपर में पूछा जाता है। आयरिश सीनेट के लिए नियुक्त किसे किया गया था, ये पेपर में एक बार आया भी है। तो ध्यान रखिएगा, विलियम बटलर को किया गया था। और कब किया गया था, तो नोट कर लीजिएगा, 1922 की बात आती है तो हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे उनका नाम, ठीक है। एक तो ये था। अच्छा, ये जो रिपोर्ट थी ये किस पे आधारित थी, तो ये भी जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए थी, ठीक है, जरूरतमंद जो व्यक्ति थे उनके लिए थी ये, जो गरीब व्यक्ति थे उनके लिए थी। इनके में बताया गया कि भाई पहले हमें क्या करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, और सर्वे से हमें पता चलेगा कि इतने इस एरिया में वृद्ध व्यक्ति हैं, इतने इस एरिया में गरीब बच्चे हैं, या गरीब व्यक्ति हैं, या बीपीएल, जो भी चीजें आती थी वो एक रिपोर्ट के अंतर्गत रख दी जाती थी। परंतु यहाँ पे केवल अगर किसी चीज का मापन हुआ या सर्वेक्षण हुआ तो वो गरीब व्यक्तियों को लेकर था, ठीक है। तो उनके कल्याण के लिए इस येट्स रिपोर्ट में ये सारी चीजें, तथ्यों को प्रस्तुत किया गया था। फिर उनमें कहा गया कि देख सकते हैं, उन बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, ये बात इस रिपोर्ट में थी, ताकि उन्हें भविष्य में इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ऐसी बात इस रिपोर्ट में कही गई थी। फिर आगे हम बात करते हैं, सशक्त निर्धन तथा आवारा लोगों के लिए गृह कार्य कार्य गृह उपलब्ध कराया जाए, जहां पर जबरदस्ती कठिन काम दिया जाए, और इस प्रकार के उनके व्यवहारों में सुधार की कोशिश हो जाए, यानी एक प्रकार से उन्हें उनसे जो है जबरदस्ती काम लिया जाए, ठीक है। जो सशक्त निर्धन है, करना कुछ नहीं चाहते हैं, है ना, जो कि वो सक्षम है कि अपनी जीविका चलाने के लिए, इस तरीके की बात उसमें कहेगी, उनसे जबरदस्ती कार्य लिया जाए। अगर जब आप जबरदस्ती कार्य लेंगे तो उनके व्यवहार में भी सुधार होगा, ऐसी बात इस रिपोर्ट में की गई थी। फिर कहा गया कि निर्धन कल्याण के लिए धनराशि एकत्रित करने के उद्देश्य से खराब बनाने वाले कारखाने पर उत्पादन कर लगाया जाए, खराब नहीं, ये शराब होगा, शराब बनाने वाले जो कारखाने होंगे उस पर हमें क्या लगाना चाहिए, कर लगा देना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट या जो है टैक्स वगैरह। तो ये बात भी एड्स रिपोर्ट में शामिल थी। आप ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बताऊंगा अगर एड्स रिपोर्ट से प्रश्न बनाएंगे तो कैसे बनाए जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद एक चौथी नंबर पॉइंट था, इसमें कहा गया, फोर्थ नंबर पर फोर्थ नंबर पे बोला गया, मेरी आवाज वगैरह क्लियर है ना? अगर हम फोर्थ पॉइंट में बात करें तो इसमें कहा गया, न्यूयॉर्क में एक काउंट्री में एक वर्ष के निवास आधार पर वैधानिक बंदोबस्त किया जाए। और पांचवें नंबर पर कहा गया, निष्कासन आदेश तथा निर्धन कानूनों के लिए मुकदमों में दिए गए फैसलों के विरुद्ध जो है नियम बनाए जाए, ऐसी बात एड्स रिपोर्ट के अंतर्गत कहेगी। देखो, अब एक एक बात को आप समझिएगा, ये नाम आपको भली भांति तरीके से मालूम होना चाहिए कि एड्स रिपोर्ट है क्या। विलियम बटलर का नाम याद होना चाहिए सबसे पहले, विलियम बटलर का नाम याद होना चाहिए सबसे पहले। और ये एड्स जो रिपोर्ट है, ठीक है, एड्स जो रिपोर्ट है, खासकर एक चीज इसमें और मेंशन होनी चाहिए थी, जो महिलाओं के, ठीक है, या महिलाओं के व्यवसाय में, है ना, अपमानजनक व्यवहार और यौन दुराचार के आरोप के संबंध में, ठीक है, संबंध में अमेरिका में जो है बेसिकली
फेडरेशन को एक स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट के रूप में इसको स्थापित किया गया था, एड्स रिपोर्ट को, है ना। एड्स रिपोर्ट को, ये एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, जो यौन उत्पीड़न के संबंध में था। अच्छा, ये हालांकि एक बात तो आपको ये तय हो गई कि यौन उत्पीड़न से संबंधित भी एड्स रिपोर्ट इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ये क्लियर रहेगा एक बात। दूसरी बात आप यहाँ पे ध्यान रखें, दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है बच्चों की शिक्षा को लेकर बात की गई थी, उनको स्कूल की व्यवस्था की बात की गई। व्यवस्था में ये बताया गया कि अगर हम विद्यालय में बच्चों की जो है संसाधनों की व्यवस्था करेंगे, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करेंगे, तो बच्चों का जो भविष्य होगा वो बहुत ही उज्जवल होगा। ऐसी बात दूसरे पॉइंट में कहा गया एड्स रिपोर्ट में, एड्स रिपोर्ट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरी बात आप ध्यान रखिए, कभी कभी कूट बनाए जाते हैं ना, तो इन प्रश्नों से केवल कूट ही बनाए जाएंगे, आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। इसमें तीसरी बात ये था कि जो सशक्त निर्धन होंगे उन व्यक्तियों के लिए जबरदस्ती कठिन काम दिया जाना चाहिए। तो हमें क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये एक निगेटिव शब्द है जो बच्चों को कठिन कार्य देने की बात करता है, तो हम उसको एलिमेंट कर देते हैं। बट अब आज आप लोग जान गए हैं, यदि आपसे पेपर में कहीं जबरदस्ती या कठिन शब्द यूज करेगा, परंतु ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न फैक्ट के रूप में रहेगा। इट्स, इट्स की बात मैं कर रहा हूँ, इट्स, विलियम बटलर इट्स की बात मैं कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि कठिन कार्य होना जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसके व्यवहार में सुधार आएगा, है ना। ये बात आप ध्यान रखिए, तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया कि निर्धन जो कल्याण होंगे उनकी धनराशि एकत्रित होंगे, है ना, धनराशि जो होगी एकत्र होंगे, और धनराशि एकत्र करने के उद्देश्य से जो शराब है, शराब बनाने वाली जो कारखाना या खान या कंपनियां हैं, उस पे हमें क्या लगा देना चाहिए, उत्पादन कर लगा देना चाहिए। तो शराब बनाने वाले पर ये लगाया था उत्पादन कर, तो आप कर दीजिएगा यस वाले में। मान लीजिए और भी कोई चीजें वहां पे लिख सकता है, कंपनी वगैरह अलग भी नाम आ सकती है, तो ध्यान रखेंगे ये शराब बनाने वाली कंपनी पर बात किया, उत्पादन पर बात किया, और किसी कंपनी वगैरह बात नहीं हुई है ना। तो अगर इस पे रहेगा तो आप ओके करिएगा, अदरवाइज को हटा दीजिएगा या तो एलिमेंट कर दीजिएगा। केवल कीवर्ड्स को आप लोग लिखें अपने कॉपी पर, वही आपके लिए काफी रहेगा, है ना, एड्स रिपोर्ट वगैरह के बारे में। फिर एक आपका आ जाता है निष्कासन आदेश और निर्धन कानूनों के संबंध में मुकदमे दिए गए फैसलों के विरुद्ध के नियम होगा, नियम बनाया जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है कुछ नियम कानून भी होने चाहिए। अब ध्यान इसमें एक पॉइंट और रखिएगा कि 18 से 50 वर्ष के बीच की जो आयु तथा स्वस्थ शरीर वाले जो निर्धन होंगे उन व्यक्ति को अंकित, देखिए एक शब्द आता है अंकिचन, अकिचन शब्द, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अकिचन शब्द, मतलब जिसके पास कुछ ना हो या निर्धन या धनहीन हो उसको कहते हैं हम लोग। ऐसी श्रेणी में हम लोग रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अकिंचन शब्द बोलते हैं, है ना, व्यक्ति अकिंचन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बस यहाँ पर आपका 2 पॉइंट आपका फिनिश हुआ। तो एक बार जरा मुझे स्पष्टीकरण कर दीजिए आप लोगों को कि अगर किसी को इस रिपोर्ट के बारे में अगर तथ्य समझ में ना आया है तो मैं उनको दोबारा से बता दूं मोटे तौर पर। यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, बोलिए। जी मैम, लास्ट वाला क्या, लास्ट वाला यही तो है, यही है ना, धनहीन अंकिचन, अकिचन की श्रेणी में रखा जाएगा। 18 से 50 वर्ष के बीच के आयु के जो स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति रहेंगे उनको, है ना, इन्हीं की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। हम्म, ये चीज आप ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, राज्य सहायता काल के बारे में देखते हैं। देखिए राज्य सहायता काल क्या है जी, क्या स्क्रॉल नहीं हो रहा है पीडीएफ, ओके ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राज्य सहायता काल के बारे में देखिए,
राज्य एवं केंद्र सरकार ने भी इस आवश्यकता को महसूस किया है और अनेक प्रकार की सरकारी सहायता राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की जाने लगी। बोस्टन में पहली सहायता समिति की स्थापना की गई, जहां लोगों की आवश्यकता पर सहायता प्रदान की जाती थी। अन्य दूसरे देशों में जैसे डच, जर्मन, फ्रांस में आने वाले लोगों के लिए सहायता कार्यक्रमों को भी प्रारंभ किया गया। सन 1957 में पहला भिक्षुगृह न्यूयॉर्क में खोला गया था। बात है 1657 की, यानी 1657 में क्या किया गया, पहला भिक्षुगृह जो है न्यूयॉर्क में खोला गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, हालांकि इंग्लैंड में 1601 जो था वो एलिजाबेथन निर्धन कानून स्थापित हुआ था। उन लोगों ने अपने समुदाय में आश्रित व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कराधान किया और शारीरिक सक्षम निर्धनों को कठोर सजाएं दी थी, है ना। हालांकि बाद में इसमें बहुत सारे नियम आए, बहुत सारे बदलाव आए, किए गए, परंतु इंग्लैंड के बाद जब अमेरिका की बात आई तो 1657 में पहला भिक्षुगृह स्थापित हुआ था, खोला गया था। और यूके, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, और कब खोला गया था तो 1657 में खोला गया था। ये एक पहला फैक्ट है आप सबके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, इसी दौर पे देखिए, आगे अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है, एक बार देखिए फिर मैं बताता हूँ। स्क्रीन हो रही स्क्रॉल जी। तो देखिए 1800 इसके बाद क्या हुआ, तो एक वर्ष आया 1776। कौन सा? 1776, 1776। 1776 में गुलामों के अतिरिक्त सभी की स्वतंत्रता के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र स्वाधीनता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। अब ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 1776 में क्या हुआ, स्वाधीनता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, और ये बात 1776 की है, 1776 की है। फिर उसके बाद आपको बताऊं तो 1787 में संयुक्त राज्य संविधान, ठीक है, सामाजिक कल्याण को गतिशील करते हुए सामान्य कल्याण प्रोन्नयन को अंगीकृत किया गया था। तो 1787 में क्या हुआ, सामान्य कल्याण, नोट करते रहिएगा, कल्याण प्रोन्नयन, ठीक है, ये आधा ना है, फिर उसके बाद पूरा नया, फिर नयन, ठीक है, प्रोन्नयन को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया था। ये बात है 1787 की। फिर उसके बाद आपका एक आया 1813। 1813 में क्या हुआ था कि कारखाना मालिकों से या अपेक्षा करते हुए कि वे उन बच्चों को शिक्षा देंगे जो उनके लिए काम कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में बाल श्रम का कानून पारित हुआ था। क्या पारित हुआ था? बाल श्रम का कानून पारित हुआ था। तो अमेरिका में बताइए बाल श्रम का कानून कब पारित हुआ, तो कह दीजिएगा कि 1813 में हुआ था। कब हुआ था? 1813 में हुआ था। अब देखिए कि 1817 में न्यूयॉर्क में ही जी ओके, आप नोट, अमेरिका में जो जी आपको बताता हूँ कि 1813 में सर कारखाना मालिकों की या अपेक्षा करते हुए कहा गया था कि उन बच्चों को शिक्षा देंगे, उनके लिए काम करेंगे जो इसी श्रम में, अमेरिका में ही
इसी सन में 1813 में ही बाल श्रम का कानून पारित हुआ, है ना। फिर कानून पारित हो गया। फिर उसके बाद 1817 में न्यूयॉर्क में की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन की एक स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास करना था, और इन कार्यों की सहायता प्रदान की गई थी सन 1817 में। 1817 में। फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो 1817 के बाद एक वर्ष और आया 1830, और 1830 अमेरिका में नागरिक अधिकार, स्वास्थ्य तथा महिला के कल्याण के संबंध में एक दी नेशनल नीग्रो सम्मेलन का समागम हुआ था, और ये हुआ सन 1830 में, है ना। 1830 में क्या हुआ था? नागरिक अधिकार पर, स्वास्थ्य और महिला के कल्याण के संदर्भ में कौन सा सम्मेलन हुआ था 1830 अमेरिका में? आप बताइए। दी नेशनल नीग्रो सम्मेलन हुआ था। नहीं लिख रहे हैं क्या आप लोग? आवाज वगैरह स्पष्ट है? बताइए सर। आ रही है दी नेशनल नीग्रो। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। आप लोग अच्छे से केवल समझे मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक। बाकी क्लासेस जो रिकॉर्डेड है, हाँ ये क्लासेस रिकॉर्डेड है आप लोगों को। नीग्रो, हाँ द नेशनल नीग्रो ऐसे लिखते हैं, नीग्रो, है ना। हाँ सर, दी नेशनल नीग्रो, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आपको बताएं कि 1832 में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लिंड्स, ठीक है, ब्लिंड्स की स्थापना की गई। सॉरी, ब्लिंड्स मतलब ब्लाइंड को लेकर, है ना, ब्लाइंड को। तो ओके, आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि जो 1832 का है ना, 1832 का, ये न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड की स्थापना हुई थी। ये 1832 में आप याद रखेंगे। और 1840 की अगर मैं बात करूँगा तो अंध व्यक्तियों के लिए, ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए कानून का निर्माण किया गया था, और ये बात अमेरिका की है। अच्छा, आपको बता दूँ 1848 में, 1848 में, आप देख भी रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, 1848 में रुकी है, स्क्रीन छोटी होके रुकी है। ओके, आप देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं आपसे क्या बता रहा था? मैं बता रहा था आप लोगों से 1848 के बारे में। 1848 क्या है ना कि ये मतदान, शिक्षा और रोजगार की प्राप्ति के लिए और स्त्री अधिकारों की स्थापना हेतु नारीवादी सम्मेलन करते थे। और नारीवादी जो सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, वो 1848 में हुआ था। वो किस परिप्रेक्ष्य में था? मतदान, शिक्षा और रोजगार की प्राप्ति के लिए था, स्त्री अधिकारों के लिए था। इसके लिए बनाया गया था 1848 में, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए, आपको बता दूं जी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1848, हाँ आपको बता रहा हूँ, नारीवादी सम्मेलन के लिए, हाँ नारीवादी सम्मेलन। और ये जो था मतदान, शिक्षा और रोजगार की प्राप्ति हेतु स्त्री अधिकारों की स्थापना के लिए था, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है ना। आप लोग दोबारा भी चाहोगे तो स्किप कर करके देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। रिकॉर्ड हो रही है, उसमें कोई एरर वगैरह थोड़ी आएंगे, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आपका 1675 आता है, जिसमें मैसाचुसेट्स राज्य ने भिखारियों की आवश्यक व्ययों के भुगतान का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। देखिए, मैंने अभी आप लोगों से
बताया था 16, आप शायद याद कर रखे होंगे भी, 1692 में, 1692 में। तो 1692 में क्या था, ये मैसाचुसेट्स के गृहविहीन बच्चों के लिए, ताकि उनकी देखभाल हो सके, दास्ता इकरारनामा लागू किया गया, ठीक है। लेकिन 1675 में, इससे पहले, भिखारियों के राज्य व्ययों के भुगतान के संबंध में ये था, जहां उसके उत्तरदायित्व को ग्रहण किया गया और इस उत्तरदायित्व के अधीन ऐसे व्यक्ति की सहायता प्रदान की गई थी जो थोड़े समय पूर्व ही इस राज्य में आए हुए थे, अथवा जिन्हें बाहर जाने की चेतावनी दी गई थी। बाद में अन्य राज्यों ने इस उत्तरदायित्व को ग्रहण किया और इस प्रकार की सहायता धीरे धीरे अपने स्वरूप बदलती गई और ऐसे संस्था का निर्माण किया जहां पर समाज कार्य के बारे में ही बताया जाने लगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एक तो मैसाचुसेट्स का नाम 1692, और जो 1675 है, ये बेसिकली राज्य में भिखारियों की आवश्यक व्ययों के भुगतान का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया था इसमें, ठीक है। हालांकि बाद में अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद आपका बहुत सारी प्रक्रियाएं संचालित हुई, जैसे 1843 भी आया, 1843, जहां पे द न्यूयॉर्क एसोसिएशन स्थापित हुआ। देखिए 1843 भी इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। 1843 क्या है, वो द न्यूयॉर्क एसोसिएशन स्थापित हुआ और इसका मतलब ये था कि गरीबों की दशा में सुधार करना। अमेरिका में गरीबों की दशा में सुधार करना था, तो वो कब स्टार्ट हुआ, तो 1843 में। किस माध्यम से हुआ था, तो द न्यूयॉर्क एसोसिएशन के माध्यम से, जो है बताता है कि गरीबी समापन पर, आचार संहिता को विकसित करने पर, है ना, आचार संहिता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया द न्यूयॉर्क एसोसिएशन ने 1843 में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। युवकों के साथ कार्य का काल आया फिर, तो अमेरिका में युवकों के साथ समाज कार्य करने का युग उस समय प्रारंभ हुआ। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? यस सर, जी सर। फिर जब जॉर्ज विलियम द्वारा स्थापित यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं YMCA, है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार हमसे पूछा गया प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे नोट करें। अमेरिका में जो है युवाओं के साथ कार्य करने का युग उस समय प्रारंभ हुआ जब जॉर्ज विलियम द्वारा स्थापित किया गया था YMCA। और YMCA अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। YMCA की बात करें अगर हम लोग, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये आपको बता दूं स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक विश्वव्यापी संगठन है, ठीक है, जो लोकोपकारी जॉर्ज विलियमसन ने इसकी स्थापना 6 जून 1844 में लंदन में किया था, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। याद रहेगा, यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन। अब 1844 और इंग्लैंड में हुई। इसमें निरंतर युवाओं के क्षेत्र में कार्य हुआ। अगर इसके बारे में बात करता है यंग मेंस क्रिश्चियंस में, तो इसमें युवाओं पर ही काम हुआ। बेसिकली इसमें अगर हम आपसे बात करें तो इसमें युवा पुरुषों की आध्यात्मिकता, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक स्थिति में सुधार पर बल दिया गया था YMCA में। इतनी बात क्लियर रहेगी? जी सर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद कहता है कि इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में भी
तो ध्यान रखिए अमेरिका में क्या, SJV सुलिवान द्वारा, नाम नोट कर लीजिएगा यहाँ पर अमेरिका की, और ये बात जो थी वो वहाँ की थी, ब्रिटेन की थी, ये ऊपर की। अब ये बात कर रहे हैं सुलिवान द्वारा बोस्टन शहर में 1851 में यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन की स्थापना हुई, और इन्हीं उद्देश्य के साथ ही जिन्होंने युवा के क्षेत्र में प्रगतिशील कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया, और इसी तरह से अन्य संस्था भी 1866 में बोस्टन में जो है तुर्केस्टिया बॉयड के द्वारा, ये विद्वान का नाम है, यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन भी स्थापित कर दी गई। अन्य संस्थाओं की बात हुई तब ये नाम आया, है ना, ये तब नाम आया। और अमेरिका में बात हुई स्थापना के तो 1851 का नाम आया, और यूके में अगर बात आया तो 6 जून 18 बोलिए 1844। तो मैं 1844। आप ये ध्यान रखिए क्योंकि इनसे हमारे पेपर में प्रश्न आए हैं। क्या नाम से आए हैं, YMCA करके, ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया भी कि युवा पुरुषों की आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्थिति में सुधार करने पर बात कर रहा था ये YMCA, है ना, उसी पर आधारित था ये। अगर इंग्लैंड की बात आएगी तो आप लोग बताइएगा कि ये जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जॉर्ज विलियमसन का नाम आता है, लोकोपचारी हैं ये, उन्हीं का नाम हमें देखने को मिलता है YMCA में, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिसमें महिलाओं के क्षेत्र में भी प्रगतिशील कार्य हुए, जिन्हें भी YMCA नामक संस्था में संचालित किया गया। इसके उपरांत अमेरिका में युवाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे निरंतर संस्थाओं द्वारा गठन किया गया। तो एक 1910 में अमेरिकन बॉयज़ स्काउट करके गठन हुआ, और 1911 में ESA जो है, अगर हम बात करें तो ESA कैंपफायर गर्ल्स, ठीक है, इसी प्रकार से जो है अमेरिका में युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उपर्युक्त संस्थाओं का निर्माण किया गया था, ठीक है, उनका जो है निर्माण किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। ESA कैंपफायर गर्ल्स का भी नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे सामने ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं हम सबसे इसके बारे में, ठीक है, क्लियर रहेगा। सर एक बार ESA का वो बता दीजिए 19। अच्छा, ये 1911 का ESA कैंपफायर गर्ल्स के बारे में, है ना, ये भी सर अमेरिका के संबंध में एक ऑर्गेनाइजेशन था, कैंप फायर ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें महिलाओं के बारे में जिक्र किया गया था। किसके बारे में बात हुआ था, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जिक्र की गई थी, है ना, और महिलाओं के बात करने का मतलब ये था कि उनको जो है उनके विकास पर बात किया गया था कैंप फायर में, है ना, इनके महिलाओं में जो है महिलाओं के विकास का सर्वांगीण, जैसे युवाओं में सर्वांगीण विकास की बात हम कर रहे थे YMCA में, तो यहाँ कैंप फायर में भी अगर हम बात करें गर्ल्स में भी, तो इनका विकास हो रहा था, ठीक है, ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी इसमें, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। आगे बात करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आएगा, आवश्यकताग्रस्त लोगों के साथ काम करने के लिए या रहने का काल एक माना जाता है। अमेरिका का ये भी हमारे सामने एक इतिहास है ना। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो अप्रवासी भारतीय जो अमेरिका में जाकर निवास कर रहे थे, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय और विचारणीय थी, ना उनके भाषा का मोल जोल था, ना ही उनके विचारधाराओं का मेला, भिन्न भिन्न, मतलब एक प्रकार से जो उनकी विचारधाराएं थी उनसे नहीं मैच हो रही थी, और भाषा समूह के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से इंगित करने की आवश्यकता थी। तो उस समय एक विद्वान आए जिनका नाम था, सर्वप्रथम अगर हम बात करें कर्नल सैमुअल का नाम, इन्हीं के द्वारा अप्रवासी भारतीयों के उत्थान के लिए कदम उठाया गया, और उन्होंने इनकी गंदी बस्तियों जो है आपस में पड़ोस भावना, अच्छे ढंग से जीवन यापन करने का तौर तरीके विशेष ध्यान दिए। और सैमुअल जो है, कैनन सैमुअल ने, इनका जो दृष्टिकोण ये था कि अप्रवासी भारतीयों के बीच जो है शिक्षित लोगों को रखा जाए,
ताकि जीवन शैली एवं जो है पड़ोस भावना का विकास हो सके। इस व्यवस्था के द्वारा सर्वप्रथम एक अमेरिकी विद्वान थे। अगर हम आप लोगों से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका नाम जो है स्टैंट क्वालिट है ना, यह क्वाइट, ठीक है, और चार्ल्स बी स्टोवर ने इसको लागू किया था। ये अमेरिका के नाम हैं दो जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया था, अप्रवासी भारतीयों के बीच शिक्षित लोगों को रखा ताकि उनकी जीवन शैली में पड़ोस भावना का विकास हो। इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के स्टैंट क्वाइट और चार्ल्स बी स्टोवर ने इसको लागू किया था, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका में। फिर उसके बाद 1857 में न्यूयॉर्क शहर में पड़ोस संघ की स्थापना हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ोस संघ की स्थापना कब हुई है, तो 1857। स्क्रीन में सर जी सर, दिख नहीं रहा सर, स्क्रीन स्टॉप मैंने हो गया सर, अच्छा और ये अमेरिका स्क्रीन रुकी हुई है सर। ओके ओके